हेलो बच्चों। तो आप पढ़ रहे हो लगातार। खुशी की बात है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो लास्ट टॉपिक अपन जो डिस्कस कर रहे थे बच्चों वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है अपन ने, इसका इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया और एक दो सवाल भी हमने किए हैं। चलिए, तो आज अपन क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, और उसके साथ में अगर टाइम रहा तो अपन एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स और कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन होंगे जो आपके बुक में एक्सरसाइज में होंगे या फिर एग्जांपल्स में होंगे। टॉपिक समझो। सबसे पहले है फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हालांकि ये टॉपिक मेरे को पहले समझा देना चाहिए था लेकिन दिमाग से निकल गया शायद। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, ठीक, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे शो करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ऐसा पैरेलल लाइंस बनाएंगे ना बच्चों, ये पैरेलल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, फील्ड लाइंस है। तो अगर इन फील्ड लाइंस के मिड का गैप इक्वल है ना, एक तो पैरेलल होनी चाहिए और इनका गैप भी क्या रहना चाहिए बच्चों, इक्वल रहना चाहिए। जैसे आपकी कॉपीज के अंदर लाइन नहीं चलती है, दोज लाइंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके मिड का डिस्टेंस इक्वल रहता है। ठीक है, तो हमने बोला कि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो हम सीधा सा है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है या फिर दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप शायद ऐसा शो कर सकते हो, देखो, दैट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखोगे तो स्पेसिंग देखो, गौर करो स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर अगर अब आप स्पेस देखोगे तो स्पेस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, पीछे की ओर चलेंगे तो स्पेस इज डिक्रीजिंग। ठीक, तो इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो डायरेक्शन हर जगह सेम है, हर जगह अलग अलग है, ना ही मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके लिए मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, चेंज होती रहे, वो क्या होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमारे कोर्स के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है बच्चों, ट्वेल्थ के पर्पज से हम सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसी वाले पार्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक, ओके। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं, डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस डाइपोल के ऊपर हमें क्या करना है, फोर्स और टॉर्क को कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम को थोड़ा सा समझें, डायग्राम है तो हम सारी चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे तो स्पेसिंग शायद इक्वल ना हो, लेकिन आपकी कॉपी में वो स्पेसिंग जो है वो इक्वल आ जाएगी बच्चों, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल रही है। अब इसमें हमने एक डाइपोल रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इसका एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है। अब आप गौर करो बच्चों, कौन सा चार्ज कहाँ होगा, तो हम बोलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसा लगता है, इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आगे की ओर जाएगा। ठीक है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आगे की ओर जाता है, इसलिए हमने आगे पहले से बना दिया, इसको पीछे की ओर बना दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, डाइपोल के इस वाले चार्ज के ऊपर, तो मैंने लिखा एफ वेक्टर, और एफ इज इक्वल टू क्यू, ई बताया था मैंने आपको, तो क्यू इंटू ई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा ही इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो मैंने लिखा एफ वेक्टर, लेकिन ये कितना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए हमने इसे लिखा माइनस का क्यू ई वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है कि द फोर्स इज वर्किंग इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप चाहें तो इसे अलग अलग शो करने के लिए इसे माइनस का क्यू लिख लीजिएगा इधर और यहाँ पे प्लस का क्यू लिख लीजिएगा, पता चले कि कौन से पे कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओके। फिर अगर हम डाइपोल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है डाइपोल के लिए, ये वाली, दैट डिस्टेंस इज 2a। ठीक है, ये अगर मिड पॉइंट होगा, ओ है, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है इस ओ की,
तो अब गौर करो कि डाइपोल मोमेंट जो होता है P वो होता है -2 ऐसा। तो अगर आप गौर करेंगे तो P तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, मैं इसे और ऐसा भी समझ सकता हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ली और इसको ऐसा और ड्रॉ किया। ऐसा क्यों किया, तो हम बोलते हैं कि ये जो वर्किंग लाइन है ना, ये फोर्स की वर्किंग लाइन है, तो ये इस फोर्स की वर्किंग लाइन ये है और इस वाले फोर्स की वर्किंग लाइन ऐसी है। ठीक, तो दो वर्किंग लाइन आप, ये वाली लाइन आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक, और इन दोनों फोर्स की वर्किंग लाइंस के मध्य का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दैट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वर्किंग लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हो गया। चलो इस पॉइंट को, डाइपोल को तो अपन हमेशा ए और बी लिखते हुए आते हैं। ठीक, इस पॉइंट को क्या लिख लें, सी लिख लेंगे। चलो हो जाएगा। तो अब समझिए, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब इतनी सारी चीज हमें क्यों रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ गई, तो हमें टॉर्क निकालना है बच्चों। टॉर्क क्या होता था, आपको याद आ रहा होगा, टॉर्क होता था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। करते थे क्या? तो हमें फोर्स चाहिए होता था और आर चाहिए होता था। ठीक है, और टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम बोलते हैं टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर बिटवीन द वर्किंग लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये लिखते थे। तो टॉर्क के लिए हमें वो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वर्किंग लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। तो समझिए, माइनस के क्यू चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, प्लस के क्यू चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, तो हमने लिखा रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स acting on dipole placed in uniform electric field। क्या होगा भाई, तुमने लिखा F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, वेक्टर में लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज और फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज। इन दोनों चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम कर दीजिए। प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो देखना है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वेक्टर में, क्यू ई वेक्टर। और माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, माइनस का क्यू ई वेक्टर। तो माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करो, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, कैंसिल कर देंगे, बीच में माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स रिजल्टेंट ऑन अ डाइपोल विल बी जीरो। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। अगर कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, तो फोर्स जीरो होगा। नॉन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होगा, ये बात और ध्यान में रखना। लेकिन हमें दिया हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डाइपोल को रखते ही उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, दैट इज फोर्स ऑन अ चार्ज, कोई भी एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the working lines of force। देखिए, एक फोर्स ऐसा काम कर रहा था, एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा था, तो इनकी वर्किंग लाइन ये मैंने आपको बोली थी, ऐसी वर्किंग लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी, तो आपको इस डिस्टेंस से किसी भी एक फोर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैग्नीट्यूड लोगे आप फोर्स का, तो प्लस का क्यू ई लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो वो काम करेंगे। तो हमने लिखा टो इज इक्वल्स टू फोर्स एफ लिख दिया, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो हमने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बीसी है, तो इसे आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, बीसी से। अब आप इस बीसी को कैलकुलेट करो, तो हमें जब पता ही है कि बीसी आने वाला है, तो हमने पहले ही जब ये डायग्राम बनाया ना, तो इसके बगल में आपके पास स्पेस रहेगा कॉपी के अंदर, तो उस स्पेस में वो पहले से निकाल लेना। बीसी कैसे निकालोगे, तो अब देखो थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड है, दैट इज परपेंडिकुलर।
ठीक है, तो हम आसानी से एक रिलेशन देख सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है नहीं होता, होता है ना। ठीक है, तो अपन ने देखा साइन थीटा से, तो हमने लिखा इन द ट्राइंगल, लिख लीजिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस दैट इज 2a। ठीक है, देख सकते हैं। सो द BC विल बी 2a sin थीटा। हो गया, तो हमें एक तो F की वैल्यू रखनी है और एक BC की वैल्यू रखनी है। सो टॉर्क टो इज इक्वल्स टू F कितना था भाई, किसी भी एक चार्ज के ऊपर देखना है, तो एक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना, QE। ठीक, और BC कितना बच्चों, 2a sin थीटा। अरेंज करें इसे, तो Q और यहाँ पर 2a को किसके साथ में लेकर के आ गए, E sin थीटा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो, Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P होता है, E sin थीटा दैट इज टो। टो का फॉर्मूला पता चल गया बच्चों। क्या होता है, PE sin थीटा होता है। ठीक है, इसे वेक्टर में भी लिख सकते हैं। टॉर्क क्या होता है, वेक्टर होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। साइन थीटा आ रहा है ना बच्चों, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट देता है, cos थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो टो वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। समझ में आ गया ये। चलिए, अब इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क भी निकाल सकते हैं। कौन से रूल से, तो हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल से, या फिर स्क्रू रूल भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो छोड़ो, ये राइट हैंड थंब रूल ज्यादा सिंपल रहेगा। कैसा था, तो राइट हैंड थंब रूल में देखो, साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर देगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो टो शुड बी परपेंडिकुलर टू P एंड टो शुड बी परपेंडिकुलर टू E, ये बात ध्यान रखना, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखो, P कहाँ की ओर जा रहा है, इस तरफ दिख रहा होगा, तुमने बोला कि P जो है वो ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, A पॉइंट से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमने लिखा ये तो P का डायरेक्शन था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, दोनों के मिड का एंगल थीटा। ठीक, अब आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो हमने क्या किया, थंब को ऐसा किया और राइट हैंड ऐसा काम करेगा। तो P से कहां की ओर जाओ, एक बार के लिए A की ओर जाओ, ये सबसे सिंपल तरीका है निकालने का। तो हमने बोला कि हमारा थंब कहां की ओर जा रहा है बच्चों, इट इज मूविंग इनसाइड ना। ठीक है, तो मूविंग इनसाइड है, तो फिर टॉर्क ऐसा अंदर की ओर ऐसा काम कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, तो दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E टॉर्क। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये क्या होने वाला है, काम करने वाला है। दैट इज ऑल अबाउट द टॉर्क। अब हमारे पास में इसकी स्पेशल कंडीशन आएंगी, 3 स्पेशल कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्पेशल कंडीशन देखो। ओके, तो फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, PE sin थीटा होता है। ठीक, सबसे पहले है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कंडीशन कौन सी है बच्चों टॉर्क की, स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट, और ये केस है हमारे पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, देखिए, जब भी हम किसी डाइपोल को ऐसा रखें कि डाइपोल का ये जो एंगल थीटा है वो जीरो हो जाए, किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डाइपोल मोमेंट क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, दैट थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो फिर P भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्या E की डायरेक्शन में, P ऐसे है इस तरफ यूं काम कर रहा है, अब अगर मैं 0 कर दूं तो P ऐसा चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक, तो P शुड बी पैरेलल टू E, ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये बात ध्यान में रखना। कौन कौन पैरेलल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उस केस में आप देखोगे फोर्स तो 0 था ही, टॉर्क भी 0 होगा, क्या होगा, PE sin 0 होगा, sin 0 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 रखनी है, तो कितना हो जाएगा 0, तो टॉर्क विल बी 0। So then in the case of stable equilibrium, both
electric field and dipole moment will be parallel to each other and resultant torque will be 0. ठीक है, फिर नेक्स्ट केस सेकंड। अभी देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब भी है क्या बच्चों, इस वाले केस में डाइपोल ऐसा आ चुका है, अब ना तो ये आगे पीछे जा सकता है, मतलब ये ना तो लीनियर मोशन कर सकता है ना ही ये रोटेशनल मोशन कर सकता है, ये बात और ध्यान में रखना, ना रोटेशनल मोशन कर पा रहा है ना ही लीनियर मोशन कर पा रहा है। ठीक है, चलिए केस सेकंड कैसे पढ़ लेते हैं, तो दैट इज मैक्सिमम टॉर्क। ये किसके लिए है, मैक्सिमम। अब सोचो मैक्सिमम टॉर्क कब लग सकता है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बच्चों कितनी हो जाए, साइन 90 हो जाए, मतलब थीटा शुड बी 90 डिग्री, तभी तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और 1 हो जाएगी। ठीक, तो हमने बोला मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा शुड बी 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री देखो तो ई इस तरफ काम कर रहा है, पी ऐसा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक, तो हमने बोला P शुड बी परपेंडिकुलर टू E। ठीक है, और उस केस में टॉर्क जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम, एंड दैट विल बी PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो गया, PE हो गया। ठीक है, एंड लास्ट वन केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, ये ध्यान में रखो कि इसके अंदर आपका ये जो डाइपोल जो पहले स्टेबल में ऐसा था, पी इस डायरेक्शन में था, अब उल्टा हो जाएगा, अब पी की डायरेक्शन तो ऐसे होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, बोथ शुड बी वर्किंग इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा की वैल्यू कितना डिग्री, 180 डिग्री। चलो फिर P क्या होगा, एंटी पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है ना, एंटी पैरेलल टू E। ठीक, और उस केस में 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE sin 180, sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो एंटायर वैल्यू टॉर्क विल बी 0। ठीक है, बोथ शुड बी एंटी पैरेलल एंड टॉर्क विल बी 0। ओके, समझ में आ गया आपको, चलो ठीक है, ओके। अब तो सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन, है ना, तो मैंने यहाँ पर अभी 3 न्यूमेरिकल छोटे छोटे से लिखे हैं, तो वो अपन अभी कर लेते हैं, छोटे से हैं न्यूमेरिकल बच्चों। ठीक है, देखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 into 10 to the power minus 9 coulometer is placed at 30 degree with a uniform electric field of magnitude, electric field का magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the torque acting on the dipole। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपने टॉर्क पढ़ा है, ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, हमने लिखा टॉर्क इज इक्वल्स टू P E sin थीटा। हमें 3 चीज चाहिए, हमें P चाहिए, हमें E चाहिए और हमें थीटा चाहिए। अब गौर करोगे क्या ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो हाँ बिल्कुल दे रखी है, देखो P डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है कितना, 4 into 10 to the power minus 9। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 into 10 to the power 4 साइन थीटा, साइन तो मैं ऐसा का ऐसा लिख लेता हूँ, थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में वो कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हो गया काम, इतना ही तो था, कितना हो जाएगा, 4 into 5 into 10 to the power देखें कितना, 10 की पावर -5 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी, 1/2 होती है बच्चों, 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये, हाँ 2 आ जाएगा। 5 into 2 कितना होता है 10, 10 को 10 to the power -5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10 की पावर -4 आएगा, सिंपल सा था। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला अपन ऐसा भी तो लिखते हैं ना, आरपी साइन थीटा, सॉरी आरपी नहीं, आर एस साइन थीटा। ठीक है, तो आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है, तो मीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूटन से, तो आप न्यूटन मीटर लिखेंगे, मीटर न्यूटन मत कर देना, तो वो मिली न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे अपन, है ना, सो दैट इज द टॉर्क। हो गया ये, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू स्मॉल
चार्ज स्पेयर है आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और उनके मिड का डिस्टेंस कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर है। तो आपको डिस्टेंस दे रखा है चार्ज स्पेयर्स के बीच में, कितना लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो डिस्टेंस r इज इक्वल टू दे रखा है 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। whose charges are, अब देखो चार्ज दे दिए, दोनों स्पेयर्स का चार्ज दिया हुआ है, तो पहले स्पेयर का चार्ज क्या होगा q1 होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक है। दूसरे स्पेयर का चार्ज कितना होगा q2 होगा, कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, ठीक। अब करो भाई काम, क्या करना था, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। चलो दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स कूलम्स लॉ याद आ रहा है क्या, क्या था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों R स्क्वायर था। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ दूंगा मैं। तो K कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यही पढ़ा है हमने वैक्यूम के अंदर। Q1 चार्ज कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 चार्ज कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 30 इंटू 10 की पावर -2, एक बार आ गया, दूसरी बार और लिख दो 30 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। देखो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, इसलिए सॉल्व कर देता हूँ। 10 आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से वापस 10, 10 इंटू 10 100, और 100 को काट दो 10 टू द पावर -2 से, क्या नीचे रिमेनिंग होगा -2, ऊपर ले जाओगे तो इसका 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 इंटू 3 6 इंटू 10 टू द पावर 9, और 9 का ये 2 और लेकर जाओ प्लस का 2 जाएगा ऊपर, तो 11 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर देखो भाई 14 है माइनस का, कितना आएगा सॉल्व करने पर 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, दैट इज द फोर्स, न्यूटन में तो आएगा। हो गया काम अपना। चलो नेक्स्ट देखें क्या, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी बुक के ही न्यूमेरिकल्स हैं और सिंपल सिंपल लिए हैं मैंने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर्स आर चार्ज्ड विद 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। तो दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर्स हैं, एक के पास में 10 माइक्रोकूलम है, दूसरे के पास में -20 माइक्रोकूलम है, ऐसा हुआ। चलो इफ दे आर कैप्ड इन कांटेक्ट, अब दोनों को क्या करोगे कांटेक्ट में रखोगे, इसका मतलब केस बनने वाला है इसमें, ठीक है। तो अपन ने बोला कि पहले केस की बात कर लेते हैं, पहला केस जो है उसके अंदर ऐसे रखे हुए हैं, फिर दूसरा केस जो है उसके अंदर बोल रहा है कि दे आर कैप्ड इन कांटेक्ट, उनको कांटेक्ट में रख दो, तो 10 माइक्रोकूलम यहाँ पर है और -20 माइक्रोकूलम यहाँ पर आ गया, कांटेक्ट में आ गए ये दोनों। If they are kept in contact and again placed at the same distance, और कांटेक्ट में रखने के बाद में वापस से उतना ही डिस्टेंस के ऊपर रखूं, ठीक है, सेम डिस्टेंस, देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन बोथ द कंडीशंस। तो आपको फोर्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो भाई, तो जब आप कांटेक्ट में रखोगे तो बच्चों अब ये पूरा सिस्टम बना, पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना, तो चार्ज का सम करो, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है ना, एडिटिविटी एक नेचर था ना, एडिटिव नेचर होता है चार्ज के पास में, तो हमने बोला टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल बी समीशन क्यू विल बी 10 प्लस -20, कितना हो जाएगा माइनस का 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा क्या, इतना ही आएगा। चलिए ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम, अब वापस से इनको सेपरेट कर दिया तो माइनस का 5 माइक्रोकूलम इसके पास में आएगा, माइनस का 5 माइक्रोकूलम इसके पास में आएगा, डिवाइड हो जाएगा आधा आधा, ठीक है, और उतने डिस्टेंस पे रख दिया। तो शुरुआत में इतने चार्ज थे, बाद में कांटेक्ट में रखने के बाद में और सेपरेट करने के बाद में इतने चार्ज हो गया। फोर्स देखो, फर्स्ट वाले केस के अंदर मैं बोल रहा हूँ फोर्स F1 है, कितना होगा K, Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 की वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर -6, मैं मैग्नीट्यूड में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। सेकंड केस देखो, सेकंड केस के अंदर Q1 ये रहा और Q2 ये रहा, ठीक है, वापस से फोर्स F2 लिखेंगे, क्या होगा K, Q1 की जगह कितना 5 इंटू 10 की पावर -6, मैग्नीट्यूड में काम कर रहा है, और यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6, वापस से डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब क्या बोल रहा है रेशियो चाहिए अगले को, तो रेशियो करने का मतलब क्या होता है बच्चों, ये तो कर लिया है ना क्वेश्चन, रेशियो करने का मतलब कितना होता है,
इसमें इसका डिवाइड लगाओ, इसका मतलब F1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, F2 होगा। चलिए तो डिवाइड लगा करके देखते हैं क्या होगा। डिवाइड से k से k तो कट जाएगा ना, डिवाइड लगाओगे तो आप k से k कैंसिल होगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6। ठीक है, क्या बच गया 10 इंटू 20 तो ऊपर, और नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5। चलो ये तो 2 टाइम्स हुआ, ये 4 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 8/1। समझ में आ गया। इतना ही था क्वेश्चन। आप चाहे तो इसे माइनस का 8/1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। क्या होगा यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, देखो मैं अगर इसमें माइनस लगा देता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को दोनों तरफ माइनस लगाना पड़ेगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस रिमेनिंग रह जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये माइनस लगाओ, अदरवाइज लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप प्लस के 20 से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे न्यूमेरिकल भी। तो अपन ने आज क्या डिस्कस किया बच्चों, टॉर्क डिस्कस किया था। ठीक है, और 3 न्यूमेरिकल कर लिए। नेक्स्ट वाले के अंदर अपन न्यूमेरिकल्स ही करते चलेंगे, कुछ अपने एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल्स होंगे, और कुछ जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है उसमें से अपने पास में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैं आपको इसके जो नोट्स हैं वो लिंक के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।